एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। महिला की संदेहास्पद मौत, पति पर लगा हत्या करने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। सड़क दुर्घटना में 4 कार सवार गंभीर रूप से जख्मी, जबरदस्त टक्कर मार ट्रक ड्राइवर हो गया फरार। एसकेएमसीएच में चल रहा है घायलों का इलाज। और कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई आखिरी जुमे की नमाज, मांगी गई अमन, चैन और शांति की दुआ। मुजफ्फरपुर के मुशर्री थाना इलाके के नरौली गांव में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास से काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृत महिला की पहचान सुरेंद्र सहनी की पत्नी 27 वर्षीय रिंकू देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मुशर्री थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन की गई। महिला का शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। उसके पति से पूछताछ की गई। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात पुलिस को बताई है। प्रभारी थानेदार कौशल किशोर सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर ही घटना का कारण स्पष्ट होगा। प्रारंभिक जांच में कई बातें सामने आई हैं। मृत महिला के मायके वालों को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि रिंकू की शादी को 10 साल से अधिक हो चुका है। उसका एक बेटा भी है। उसका पति सब्जी विक्रेता है। घर में अक्सर विवाद और लड़ाई झगड़ा होता है। गुरुवार को भी पति पत्नी के बीच लड़ाई और मारपीट हुई थी। आसपास के लोगों ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया। शुक्रवार को महिला की मौत हो जाने की जानकारी ग्रामीणों को मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 वर्ष पहले भी सुरेंद्र ने रिंकू की जमकर पिटाई की थी। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाना पड़ा था। आसपास के लोग पति पर संदेह कर रहे हैं। पुलिस की जांच में भी पति की संदिग्ध गतिविधि सामने आई है। पुलिस ने महिला और उसके पति का मोबाइल जब्त कर लिया है। घटना हुआ कि जब हम घर पर ऐसे 2-3 दिन पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था घर में। अच्छा, इसके बाद किससे झगड़ा लड़ाई हुआ था? मेरा भाभी से हुआ था, उनके लाइन हमको से भी हुआ था। अच्छा, जिसके बाद हम चले गए काम करने। आज की बात है, काम करने गए तो वहाँ से केरा उड़ा के, हम सब्जी का काम करते हैं, केरा उड़ा के बात करके आए वहाँ से। अच्छा, 4-5 बार हम कॉल घर पे किए तो फोन नहीं उठा। फिर फोन किए, उसके बाद तो मेरा लड़का उठाया फोन, बोला कि जी पापा जी मम्मी तो नहीं है, मम्मी तो मर गया। उतने पर वहाँ से हम घूर के हम चल आए थे। अच्छा, क्या कुछ पता नहीं चल पाया कैसे मरी? ना जी, कुछ पता नहीं आया। तो यहाँ पड़ा हुआ, लाश पड़ा हुआ था। क्या नाम था पत्नी का?
मेरा नाम पत्नी खाता रिंकू देवी। कितना दिन पहले शादी हुई थी आप लोग? हमको तो 15 साल 2010 में शादी हुआ था। टीका है मृत्यु कारण स्पष्ट नहीं है। क्या सूचना मिली? सूचना मिली कि डेड बॉडी उसका घर में है। कारण कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। कारण स्पष्ट नहीं है। कुछ निशान भी मिला है? निशान स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। क्या नाम था महिला का? रिंकू देवी। गाँव कौन सा होगा सर यहाँ पे? घटना स्थल है नरौली शहरी में। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के मेडिकल ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार ट्रक में फंसकर 50 मीटर तक घसीटता चला गया। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक लेकर चालक भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना पर अहियापुर पुलिस तुरंत ही पहुंच गई। चारों युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कार को क्रेन की मदद से खींचकर थाने ले जाया गया है। घायल युवकों की पहचान कांटी इलाके के पंकज कुमार, गोलू, रोहित और आकाश के रूप में हुई है। ये सभी एक शादी समारोह में बुझा गए हुए थे। शुक्रवार की सुबह घर लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। होश में आने पर बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि कार ड्राइवर को नींद लग गई होगी, इसी कारण उसका स्टीयरिंग पर से संतुलन बिगड़ गया होगा और कार डिवाइडर से टकरा गई होगी और पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आकर जबरदस्त टक्कर मार दी होगी। ये 650 के लमसम 650 कितना आदमी था गाड़ी? 650 में घटना घटी है। जी जी। गाड़ी में कितने लोग थे? 6 लोग थे। और किधर से आ रहे थे? इधर से आ रहे थे। दरभंगा रूट से। 4 लोग था ना जी? 4 लोग था। 4 लोग। 4 आदमी था। हम लोग तो 4 लोग आ रही थी। पहले वो रेलिंग में मारने के बाद इनका बैलेंस गाड़ी का बिगड़ गया, जिसके कारण इधर से पीछे से ट्रक आ रही थी, वो घसीटते हुए चला गया। चारों की हालत क्या है? गंभीर है। इलाज के लिए कहाँ भेजा गया है? ये मुझे नहीं पता है, एम्बुलेंस वाले लोग बताएंगे। आपको पुलिस का काम कैसा लगा आज का देख के? अच्छा लगा। ये तुरंत मौके पे पहुंच गए जी। मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा, ये लोग पहुंच गए। गाड़ी में अभी मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो 4 आदमी बिल्कुल बुरी तरह घायल हैं और उनको पता चला? हाँ पता चला है। एक का नाम पंकज कुमार है और बाप का नाम मालूम नहीं पर हुआ है और दूसरा दामोदरपुर का रहने वाला है। दामोदरपुर का रहने वाला है। पंकज कुमार दामोदरपुर का रहने वाला है। बराती से आ रहा है? हाँ बराती से लौट रहा था लोग। घटना कितने बजे गया सर? घटना आपको लगभग आधा घंटा करीब में हुआ। आधा घंटा? हाँ आधा घंटा करीब में हुआ। सब इस लोगों को कहाँ लेकर गया गया? एसकेएमसीएच में इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। स्थिति तो नाजुक बताया जा रहा है। नाजुक बताया? नाजुक बता रहा है। और एक का नाम गोलू कुमार है और दूसरा का नाम रोहित। कुल कितने आदमी थे गाड़ी पे? कुल 4 आदमी सवार थे गाड़ी पे। 4 आदमी? 4 आदमी। नगर निगम के कर्मचारियों को मार्च का वेतन नहीं मिला है। अप्रैल का महीना भी निकल गया है। निगम का बजट पास न होने के कारण नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने जैसे ही कर्मचारियों को वेतन मद में राशि आवंटित नहीं करने की बात कही, शुक्रवार को कर्मचारियों का आक्रोश भड़क उठा। कार्य बहिष्कार कर निगम में तालाबंदी कर दी और लगे नारेबाजी करने। ईद पर्व में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की बात से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की सूचना जैसे ही मेयर राकेश कुमार पिंटू और उप मेयर मानमर्दन शुक्ला को हुई, उन्होंने कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ बैठक कर हड़ताल वापस लेने की अपील की, मगर कर्मचारी बगैर वेतन मिले काम पर वापस नहीं लौटने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त से बात कर कर्मचारियों के वेतन भुगतान जल्द करने को लेकर बातचीत की और भरोसा दिलाया कि अगली बैठक में बजट पास कर दिया जाएगा। तब नगर आयुक्त ने निगम कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया। इसके बाद सभी कर्मी काम पर वापस लौटे। महापौर महोदय और उप महापौर महोदय के पहल पर आज नगर आयुक्त महोदय द्वारा कर्मचारियों का ईद पर्व पर वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए नगर निगम अपना हड़ताल वापस ले लिया है और अभी से काम में लग गए हैं
और हड़ताल को वापस ले लिया गया। इसके लिए हम सही आदमी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ईद पर्व सामने है, नगर आयुक्त अवकाश में जा रहे थे और नगर आयुक्त वेतन भुगतान के लिए जब हम आग्रह किया तो उन्होंने एक बजट का बहाना बनाया। तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आज वेतन का चेक नहीं कटेगा तो सर निगम हड़ताल हो जाएगी। आज की संपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों पर होगी, निगम बोर्ड पर हो या निगम प्रशासन पर हो। इसके बाद कर्मचारी में यह संदेश गया, तुरंत कर्मचारी काम बंद करके और सारे काम को ठप करके ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आने के बाद मैंने महापौर को फ़ोन से भी बात किया और एक पत्र भी लिखा संगठन की ओर से। महापौर उप महापौर द्वारा गंभीरता से लेते हुए तुरंत मतलब कि ऑफिस में आया गया और हम लोगों को बुला करके सम्मानजनक वार्ता हुई और जो कर्मचारियों को सम्मान मिलना चाहिए उनके द्वारा सम्मान दिया गया। और तुरंत नगर आयुक्त को एक पत्र लिखा गया कि आज कर्मचारी को वेतन का भुगतान का चेक काट दिया जाए और बजट के लिए जो विशेष बैठक निगम बोर्ड का होगा उसमें उसको पारित कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने भी आप लोग काम पर लौटे हैं? हम लोग काम पर लौट चुके हैं। हम कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर जा रहे थे, जिसका हम लोगों को पता चला। हम लोग देखे कि पर्व का भी समय है, ईद का समय है और गर्मी भी बहुत है। इसमें अगर सफाई व्यवस्था बंद हो जाती है, अन्य काम निगम द्वारा बंद हो जाती है तो शहर का हाल बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम लोग के आग्रह पर नगर आयुक्त ने भुगतान किया है, जिस पर कर्मचारी लोगों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। इसके लिए हम कर्मचारी लोगों का धन्यवाद करते हैं। महापौर हमारे पहल किए, हमारे पार्षदगण पहल किए, उन लोग का भी धन्यवाद करते हैं। और नगर आयुक्त समय से भुगतान कर दिए हैं, इसलिए उनका हम इस काम का स्वागत करते हैं। और हम लोग का निगम जैसे पहले काम कर रहा था फिर काम करेगा। हमारे बंधु के द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग का वेतन का भुगतान रोक दिया गया है क्योंकि बजट नहीं पास हुआ है। तो हमने सुबह ही इनके बोलने से पहले ही इनसे नगर आयुक्त महोदय से हमने टेलीफोनिक बात की थी। उसमें बोला था कि उनको कि नहीं होता है तो बोर्ड की प्रत्याशा में रख करके इसको पास करके कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जाए। फिर हमने यहाँ पर आया तो देखा कि ऐसे हमको एक लेटर प्राप्त हुआ। तो फिर हमने नगर आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा जिसमें बोर्ड की प्रत्याशा से को लेते हुए उनका भुगतान अविलंब किया जाए, चूँकि ईद का महान पर्व सामने में है। 3 तारीख को ईद का महान पर्व होना है। अगर कर्मचारियों का भुगतान नहीं होगा तो उनका पर्व कैसे मनेगा। हम लोगों ने इकट्ठा हुए और यहाँ पर बैठ करके नगर आयुक्त को एक पत्र दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने नगर आयुक्त महोदय ने भी संज्ञान में लिया और उस पत्र के आलोक में चेक काटने का प्रबंध कर रहे हैं। वो कर्मचारी सभी बंधु को बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपना हड़ताल तोड़ दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो लोग अपने काम पर लौटे और अच्छी तरह से काम करें। जो काम बाधित हुआ है उसको उन्होंने भी आश्वासन दिया, आज का 2 घंटा जो काम बाधित हुआ है वो पूरा करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचलाधिकारी की हरकत मंत्री रामसूरत राय तक पहुंच गई है। अब देखना है कि मंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मोतीपुर के सेंदुआरी गजसिंह गांव के विनोद कुमार यादव ने सीओ अरविंद कुमार अजीत पर बिना रजिस्ट्री की जमीन को दूसरे के नाम दाखिल खारिज कर देने का आरोप लगाया है। विनोद कुमार यादव ने शुक्रवार को मंत्री रामसूरत राय से मिलकर अंचलाधिकारी की शिकायत की। उन्होंने यह भी बताया कि 1 दिन पहले अंचल कार्यालय गए थे। सीओ साहब देखते ही मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान मीडियाकर्मी शशिभूषण प्रसाद वीडियो बनाने लगे। अंचलाधिकारी मीडियाकर्मी पर भी टूट पड़े। उन लोगों के साथ भी मारपीट की गई। मंत्री रामसूरत राय ने विनोद कुमार यादव का आवेदन ले तो लिया है, अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई करते हैं। मेरा जमीन बिना बिक्री का 73 डिसमिल दूसरे के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया। और जब हमने इस सीओ साहब के पास में गए जो इस बात को रखे, एडीएम साहब वहाँ पर मौजूद थे। जब ये बात हमने रखा तो सीओ साहब अपना आपा खो बैठे और हाथापाई हमसे करने लगे। इसी धक्का मुक्की में एक पत्रकार जो थे मीडियाकर्मी वो वीडियो बनाने लगे और हमको छोड़ करके वो उनसे हाथापाई करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, शर्ट भी फाड़ दिया उनको। और उसी समस्या को लेकर के हम मंत्री जी के पास में आए हैं। एक आवेदन हमने दिया है इस पर, वो तो आवेदन ले लिए हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई अब क्या करते हैं।
शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में राज्य सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के साथ साथ जिले के वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिले के लीची किसानों की उन्नति पर जोर दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि जिले के लीची किसानों को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार पहल कर रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, किसानों को अपने फसल के लिए बेहतर बाजार मिले, इसके लिए किसान रेल योजना चलाने पर विचार कर रही है। ऐसा है कि कृषि के अंदर भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में कृषि का बजट बढ़ाया गया है। यूपीए की सरकार के समय में 2013 तक जो कृषि का बजट था वो सिर्फ 22 या 23 हज़ार करोड़ था। आज 1,32,000 करोड़ रुपए किया गया, जो 6 गुना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं और इसी के तहत इस लीची का ये जो हमारा क्षेत्र है, लीची के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी किसान को लाभ मिले, इसके साथ जोड़ा गया है और 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। उसमें लीची के लिए स्पेशल FPO यहाँ के किसानों के लिए बनाया जाएगा और इसके साथ ही किसान रेल प्रारंभ की गई, जिसका यहाँ के किसानों ने लाभ लिया भी है। आगे भी किसान रेल के माध्यम से किसान लॉजिस्टिक का उसके अंदर लाभ मिलेगा, अपने गंतव्य स्थान पर वो पहुँचाए लीची, इसके लिए भी। और किसान उड़ान भी प्रारंभ हुई है देश में पहली बार, और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग पहली बार हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जो किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य है उसको हम समय पर पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से आज इस समय जो यहाँ लीची के किसान हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि किसानों के लिए इस जो FPO बनेगा उस FPO से और अन्य जो स्कीमों के माध्यम से यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशल जो अभियान चलाई जा रही है एक सप्ताह के, बिल्कुल किसानों के जो KCC से वंचित है, जिन किसानों को KCC नहीं मिल रही है, तो वो एक स्पेशल अभियान अभी चल रहा है। उसके अंदर जाकर किसान अपना KCC से जुड़ सकता है ताकि किसान उस ऋण योजना का लाभ ले सके। तो इसके लिए स्पेशल अभियान है जो हमारा अभी चल रहा है। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। रमज़ान के पाक महीने की आज आखिरी जुमा यानी अलविदा है। मुजफ्फरपुर की सभी मस्जिदों में सुरक्षा और खुशनुमा माहौल में अलविदा की नमाज अदा की गई। नमाज से पहले मस्जिदों में ज़कात और फितरा अदा करने की अपील की गई। साथ ही मुल्क और शहर में अमन की दुआएं भी मांगी गई। नमाज के दौरान हर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनाती रही। शहर के कंपनी बाग जामा मस्जिद के बाहर खुद नगर थानेदार अनिल कुमार मॉनिटरिंग करते दिखे। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए अलविदा की नमाज सामूहिक तौर पर नहीं हो पा रही थी। इस बार पाबंदी न होने पर मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने नमाज अदा की। रमज़ान माह के आखिरी शुक्रवार को जुमातुल विदा या अलविदा जुमा कहते हैं। ये रमज़ान के विदा होने का पैगाम है। इस दिन का इस्लाम में बहुत ही ख़ास महत्व है। मान्यता है कि रमज़ान के तीसरे और आखिरी अशरे में की गई इबादत रोज़ेदारों को जहन्नुम की आग से बचाती है। अलविदा जुमा की तरफ से तमाम हिंदुस्तान के सभी धर्म के रहने वाले को मुबारकबाद देते हैं। आज अलविदा जुमा की नमाज हम लोगों ने पढ़ा है। भारत में अमन शांति का पैगाम देते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआ किया है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे भारत में अमन शांति रहेगा। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान मस्जिद में भारत के अमन शांति के लिए दुआ किया है। हम लोगों ने भी दुआ किया है और सभी धर्म के लोगों से हम अपील करते हैं कि आप हमारे यहाँ ईद में आइए, गले लगिए, सेवई खाइए। हम आपके यहाँ होली में आए और आपके यहाँ खाएं, गले लगिए। दिल को साफ कीजिए, दिमाग को साफ कीजिए, कीना मत रखिए। रमज़ान पाक महीना है, दिल साफ करके एक दूसरे से मोहब्बत बनाए रखिए। हर एक साल रमज़ान के पाक महीने में
4 जुम्मा या 5 जुम्मा आते हैं और अंतिम जुम्मे को अलविदा जुम्मा के रूप में तमाम मुजफ्फरपुर सहित पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय के भाई नमाज अदा करते हैं। और इसमें अपने लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए दुआ, अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी जाती है। यही मुजफ्फरपुर की पाक धरती की खुशनुमा माहौल है कि कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान, सभी भाई एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं। मालिक यह दौलत हम लोगों को नवाजे और इस दौलत से माला माल करे। जी, माह रमज़ान शरीफ का पाक महीना है और जिस तरीके से हम लोग को एक साल में माह रमज़ान की जो है हम लोग इंतज़ार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी, जब रमज़ान आता है तो हम लोग की ज़िंदगी में अजीब तरीके से खुशी आ जाता है। जब जाने लगता है तो हम लोग किससे दिल से, जिस तरीके से जैसे बाप को बेटे से जुदा किया जाता है, उस तरीके से रमज़ान का दर्द होता है। इसीलिए आज अंतिम जुमा है, तमाम शहर के लोग हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और तमाम देश के लिए अमन चैन शांति के लिए हम लोग दुआ किए हैं। और अमन चैन शांति के साथ हम लोग का जो है रमज़ान शरीफ कुछ दिनों के 2-3 दिनों 4 दिनों के अंदर में जो है विदाई होने वाला है और ईद आएगा। और ईद में एक अजीब तरह का मुजफ्फरपुर के शहर की धरती पर एक अजीब माहौल होता है, जो तमाम जाति के लोग एक दूसरे से मिल करके गले मिल करके ईद की बधाई देते हैं और ईद को सेलिब्रेट करते हुए मुजफ्फरपुर से देश विदेश तक जो पैगाम देने का कार्य करते हैं कि ये मुजफ्फरपुर की धरती है, यह आपसी भाईचारगा की धरती है। जुम्मा अलविदा कहलाता है, ये साल में ही एक बार मौका मिलता है और ये रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक है, इसमें ये आखिरी जुमा है जो साल में एक ही बार आता है। ये मुतबर्रक महीना है, इसमें एक भी आप सवाब कमाओगे, एक भी खैरात करोगे तो 70 गुना सवाब होगा, उससे भी ज़्यादा होता है। तो इसमें मुसलमान ये अब हमसे रुखसत हो रहा है रमज़ान, ये आखिरी जुमा भी इस साल का अलविदा वो जा रहा है। तो इसमें हम लोग इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला इस महीने दरवाज़ा जन्नत का खोल के रखता है, दुआओं का खोल के रखता है। जो मांगेगा अल्लाह तबारक ताला उसको देगा इस रमज़ान के महीने में। माह रमज़ान का आखिरी जुमा है। ये जुमा यौमुल कुद्स के नाम से जाना जाता है। यौमुल कुद्स का क्या मतलब? यौमुल कुद्स का मतलब ये है कि तमाम तर दुनिया में नमाज जुमा पढ़िए और नमाज जुमा पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ दुनिया में मज़लूम हैं उनकी हिमायत में अपनी आवाज़ को उठाइए और लोगों को बताइए और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। यानी जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है उसके ख़िलाफ़ इंसान आवाज़ उठाए और जहाँ जहाँ मज़लूमियत है, न्याय के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठा रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। ज़ालिम का कभी साथ मत दो, ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। और इसी एतबार से आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसमें 2 साल कोरोना वायरस की बीमारी के बाद अल्लाह ने ये मौका दिया कि तमाम तर दुनिया में जहाँ जहाँ भी कुछ हमारे मुल्क में भी मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और गरीब, फ़ुक़रा, मसाकीन जितने लोग परेशान हैं या जो मजबूर हैं उनको मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला इबादत करके और ज़कात की शक्ल में। आगामी 1 मई को पटना के रविंद्र भवन में चंपारण सत्याग्रह के अग्रणी वीर सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिष्या स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी प्रसाद चौहान की 121वीं जयंती समारोह मनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अनीता देवी, अति विशिष्ट अतिथि भरत बिंद, पूर्व राजद प्रत्याशी सिपाली लाल महतो शामिल होंगे। यह जानकारी शुक्रवार को बिहार राज्य नोनिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने छोटी सड़ियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया। मौके पर फुदुन महतो, महेश महतो उर्फ लोहा सिंह, शंभू महतो, सुरेंद्र महतो मौजूद रहे। आज का जो प्रेस वार्ता आप लोगों से किए हैं, आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी का 121वीं जयंती समारोह पटना के रविंद्र भवन में 1 मई 2022 को आयोजित है, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी यादव जी करेंगे और मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी
चंपारण सत्याग्रह के अग्रणी वीर सपूत रहे और उनका सारा जीवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष करके अपना त्याग संघर्ष इस देश के आज़ाद इस देश को कराने के लिए अपना सहस्त्र जो है उन्होंने निछावर करने का काम किया। लेकिन चंपारण सत्याग्रह का जो इतिहास लिखा गया उस इतिहास में मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी के साथ साथ वहाँ पर हजारों जो इस जंगे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी रहे जो देश की आज़ादी में अपना त्याग बलिदान और कुर्बानी देने का काम किया, वैसे तमाम महान विभूतियों का भी नाम चंपारण सत्याग्रह का जो इतिहास है उसमें नहीं है। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह के अग्रणी वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी का 1 मई को पटना के रविंद्र भवन में जयंती समारोह बिहार राज्य नोनिया महासभा के द्वारा मनाई जा रही है, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी करेंगे। और उस दिन मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी के जो देश के आज़ादी का उनका जो संघर्ष रहा है देश के आज़ाद कराने में, उनका जो त्याग रहा है, उनका जो बलिदान रहा है, उस पर आधारित एक मुकुट दर्पण पुस्तक का विमोचन होगा और इस सरकार को आईना दिखलाने का काम करेंगे कि आपने ऐसे महान विभूतियों का जो इतिहास में नाम महरूम रखने का काम किया है, ये समाज और समाज के सारे जाति धर्म के लोग मिल करके उनके जीवन के संघर्ष पर आधारित ये किताब का विमोचन कर रहा है, जो बिहार के राजधानी पटना में होगा, रविंद्र भवन में होगा। ये सरकार के लिए आईना होगा कि आप ऐसे महान विभूतियों का मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी के साथ साथ जो जंगे आज़ादी के इस बिहार के धरती पर चंपारण सत्याग्रह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ जो अपना कुर्बानियाँ दिए हैं, उनका नाम जो ज़मीन दोज है आपने महरूम रखा है एक साजिश के तहत, उसके नाम को इतिहास में जोड़ा जाए। और उस दिन जयंती समारोह के दिन 1 मई को पटना में हम लोग मांग रखे हैं कि बिहार के धरती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिस सत्याग्रह के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम शिष्य हुए मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी, आज उनके सम्मान में बिहार की राजधानी पटना में उनका आदमकद प्रतिमा लगाई जाए और राजकीय सम्मान के साथ प्रत्येक वर्ष उनका जयंती और पुण्यतिथि सरकार के द्वारा मनाई जाए। इसके लिए बिहार राज्य नोनिया महासभा जो है प्रस्ताव लाएगी, पूरे बिहार के नोनिया समाज आकर के और इस मुद्दा को लेकर के, इस मामला को लेकर के इनको मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी को सम्मान दिलाने को लेकर के सरकार के खिलाफ अगर नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भी हम लोग करने का काम। आगामी 1 मई रविवार को नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में नोनिया चेतना मंच की ओर से स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी चौहान की 121वीं जयंती का आयोजन नोनिया स्वाभिमान दिवस के रूप में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेणु देवी करेगी। साथ ही समाज के उन मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इस वर्ष की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किए हैं। वहीं संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में निर्वाचित हुए अपने जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये बातें शुक्रवार को पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया। मौके पर संयोजक नवल प्रसाद महतो, सह संयोजक गणेश प्रसाद चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की आज़ादी में दुनिया समाज के जिन योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, उनके स्मरण में, उनके स्मृति में चंपारण सत्याग्रह के महान स्वतंत्रता सेनानी, चंपारण आंदोलन के महात्मा गांधी के प्रथम शिष्य मुकुटधारी प्रसाद चौहान
जी की 121वीं जयंती समारोह नोनिया स्वाभिमान दिवस के रूप में उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार औद्योगिक परिषद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, जिन लोगों के द्वारा किसान पर अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी आए और चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा भूमिका नुनिया समाज के लोगों की हुई और मुकुटधारी प्रसाद उसी संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता, समाजवादी चिंतक, राष्ट्रीय क्षितिज पर जाने वाले डॉक्टर लोहिया के साथी मिश्र जी, उन्होंने अपने जौन स्वर में स्वर जो साप्ताहिक गोरखपुर से निकालते थे, उसमें उन्होंने लिखा कि चंपारण सत्याग्रह का श्रेय नुनिया समाज को जाता है। अगर नुनिया समाज गांधी के साथ नहीं होते तो चंपारण सत्याग्रह सफल नहीं होता। शुक्रवार को चित्रगुप्त एसोसिएशन में आगामी 8 मई को हो रहे संगठन के चुनाव को लेकर राजेश कुमार रोशन की अध्यक्षता में प्रमुख उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि इस बार में चुनाव में चित्रांश समाज से युवा और स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को वोट करें, जिससे चित्रगुप्त एसोसिएशन चित्रांश समाज के भलाई और विकास का काम बढ़ चढ़कर हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी के सिन्हा, विजय कुमार वर्मा, महामंत्री पद के प्रत्याशी अजीत कुमार, मंत्री पद के प्रत्याशी मनीष रंजन, मनोज कुमार प्रिंस। आगामी 8 मई 2022 को चित्रगुप्त एसोसिएशन में होने वाले चुनाव के लिए मैं आम चित्रांश से परिवर्तन हेतु पैनल नंबर 3 के उम्मीदवारों को अपना मत देने की अपील करता हूं। ये सभी स्वच्छ छवि के युवा और एक बुजुर्गों का एक मिश्रण है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा पत्रकारों के लिए शुक्रवार को विशेष बूस्टर डोज कैंप का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। कैंप में पहले दिन 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने बूस्टर डोज लगवाया। ये वो पत्रकार है जिनको वैक्सीन की डबल डोज लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने वालों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कोरोना की संभावित चौथी लहर से बचाव को लेकर पत्रकारों के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। देखिए, कोरोना के संभावित चौथी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन सरकार के निर्देश के आलोक में पूर्ण रूप से अलर्ट है। टीकाकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है और जैसा कि आपको मालूम होगा कि टीका लेना ही इसकी सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उपाय है। इसके मद्देनज़र आज जिला प्रशासन के तत्वाधान में समाहरणालय सभा कक्ष के ऊपर और कोरोना वॉरियर, विशेषकर पत्रकारों के लिए जो कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य करते हैं, उनके सहूलियत को देखते हुए आज स्पेशल कैंप के तहत बूस्टर डोज से उन्हें आच्छादित किया गया। बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु वहां आए और उन्होंने बूस्टर डोज लिया। इस तरह से टीकाकरण उनके साथ साथ और भी जो कोरोना वॉरियर हैं उनको भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। मैंने भी बूस्टर डोज आज लिया है और उम्मीद करते हैं कि जो बचे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द अपना बूस्टर डोज निर्धारित समय जो उनका पूरा हो गया है तो वो ले लें। कोरोना काल के 2 साल बाद मुस्लिम भाई ईद की नमाज को लेकर उत्साहित है। इस बार आगामी 2 या 3 मई को चांद के दीदार पर पहली बार ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी। इस बार नमाजियों से ईदगाह गुलजार रहेगा। ईद की नमाज को लेकर साफ सफाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को निगम के आदेश पर 1 दर्जन सफाई कर्मियों को मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह की मुकम्मल सफाई में लगा दिया गया है। सफाई कर्मी ईदगाह की सड़कों की सफाई के साथ पूरी ईदगाह को सैनिटाइज भी कर रहे हैं।
वहीं सफाई की निरीक्षण वार्ड 38 के पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी की अगुवाई में सफाई कर्मियों ने ईदगाह मैदान का कचरा उठाव किया। वहीं इस मौके पर मेयर राकेश कुमार पिंटू, डिप्टी मेयर मान मदन शुक्ला भी ईदगाह की निरीक्षण किया। मेयर राकेश कुमार पिंटू और इकबाल कुरैशी ने बताया कि 2 से 3 दिनों में ईदगाह की मुकम्मल सफाई कार्य पूरी कर ली जाएगी। वहीं ईद की नमाज के पहले सड़कों व नाली किनारे ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही पानी के लिए पानी का टैंकर भी मुहैया कराया जाएगा। 2 साल के बाद ईदगाह में नमाज का हम लोग का उम्मीद हो जाएगी इस बार। और 2 साल जो ईदगाह की नमाज इसमें नहीं हुई है तो बहुत जंगल झाड़ था। हम ईदगाह कमेटी को मतलब कि बहुत इसमें मेहनत करना पड़ा है और हम धन्यवाद देते हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर राकेश कुमार जी को, डिप्टी मेयर मारू मदन शुक्ला जी को और नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय को कि उन्होंने जिस दिन मैं नगर निगम में ईदगाह की सफाई के लिए लेटर दिया उसी के कल होकर जो है उन्होंने युद्ध स्तर पर ईदगाह को जो है आज समझिए कि 27 रमज़ान है, ईदगाह लगभग 90% जो है सफाई का काम पूर्ण हो चुका है ईदगाह का। अब 1-2 दिन का जो है मट्टी है, उस मट्टी के का जो है मतलब कि मट्टी का जो है जो पानी का जो है आज से 2 दिन लगातार प्रतिदिन 2 टैंकर जो है पानी पटेगा। जहाँ जहाँ पर मट्टी है वहाँ पर मट्टी बैठाने के लिए उम्मीद है कि ईद के नमाज के कबल पहले ईदगाह पूर्ण रूप से लाइटिंग के साथ, माइकिंग के साथ, सफाई के साथ पूर्ण हो जाएगी और सौहार्द माहौल में, स्वच्छ माहौल में हम लोग शहर वासियों को ईदगाह में नमाज पढ़ने का मतलब की व्यवस्था देंगे। ईद का महान पर्व आने वाला है। 3 तारीख को संभवतः ईद का महान पर्व होगा। इसके लिए हम लोगों ने अपने ईदगाह की सफाई के लिए अपने निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी यहाँ पर झाड़ू वाली हैं, सभी से अच्छे से सफाई के कार्य करवा रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मिट्टी बैठ जाए, धूल कण नहीं उड़े और हमारे नमाजी जो हैं ईद का नमाज अच्छी तरह से अदा कर सकें, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और ईद के शुभ अवसर पर एडवांस में सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं। खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली, पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1-2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।